तीसरा कि महाविस्फोट का प्रमाण क्या है। ठीक है, कोई आंसर देना चाहेगा इसमें से? आप ही लोगों में से? हाँ, क्या नहीं, साइंटिस्ट का या ये, हाँ, नाम हटा दीजिए, कॉन्सेप्ट बताइए। बोलिए, कुछ दिमाग पढ़ा नहीं है ऐसा नहीं है ना। महाविस्फोट, आइए, मैं बोलते समय एक मेरे क्लास में अगर आप रहेंगे या मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ तो ध्यान देना है कि शब्द चयन में मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ। ठीक, सामान्यतः, औसत। ठीक, उस दिन मैंने बोला था कि सामान्यतः जो महाविस्फोट है उसको अविस्तार के रूप में समझा जाता है। तो एक फैक्ट गायब कर दिया आपने। ठीक, हाँ, नहीं, अभी भी चल ही रहा है। ठीक ठीक उसी तरह जैसे हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है। उसका प्रमाण देने वाले हब्बल थे। ठीक, हाँ, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया महाविस्तार का। ठीक, बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना है, ये पीटी के लिए उपयोगी नहीं है, अलग से इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका साइंस टेक प्लस कॉस्मिक रेज कहाँ पढ़ा जाना चाहिए? फिजिक्स में नहीं। हाँ, उस दिन एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था LHC का, दिया था, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का दिया था। उसको कहाँ पढ़ा जाना है? साइंस टेक में पढ़ा जाना है, लेकिन वही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कॉस्मिक रेज के संबंध में जो मन में सवाल उठा है उसका जवाब वहीं से आएगा। ठीक, तीसरा सवाल है, क्या था? अच्छा, लेयर। लेयर पे बात करेंगे हम लोग। ये इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप लोग पढ़ के आते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक, चीज़ों को समझ के और याद रखना, समझ के याद रखना थोड़ा आसान होता है। ठीक, दूसरा है कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होना, है ना। तो उसके हिसाब से तो मेरा जो उस दिन मैंने कहा था कि धीरे धीरे आप लोगों को समझना शुरू करूँगा, उसके हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर यहाँ हम लोग क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, टाइम मिलता है इस हिसाब से, तो ज्योग्राफी में ये कोशिश है कि आप फोकस्ड हो, जो बेसिक बातें जो नहीं समझ पाते हैं पहले उसको समझें, और लास्ट में मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें जो सामान्यतः किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इससे आपका काम बनेगा। ठीक है, यही है। और ये मैंने कहा था कि जैसे अभी तो फैक्ट वाला, अब जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किसी एटलस की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ते समय अगर एटलस साथ में रखेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। जैसे उस दिन उस लड़की ने हीराकुंड बांध, जो मुझे याद है कि उसका सवाल था, वो उड़ीसा में है, सतलज पे बता रही थी। लेकिन जैसे फिर भी मैंने कहा कि आपका आंसर सही नहीं है, लेकिन अगर मान लें कि सतलज पे ही हो तो उसको मैप से समझ सकते हैं, सारे बांधों को मैप से समझेंगे। मुझे देखे हुए मैंने कहा कि 10 साल हो गया ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी मोटा मोटी सारी चीज़ें याद हैं।
उसमें केवल क्या करना है, फैक्ट ऐड कर देना है जो विस्मृत हो जाती है न पढ़ाने से या न पढ़ने से। ठीक ठीक है, तो ये आपके लिए उपयोगी है, मेरे लिए इसमें कोई ये नहीं है सुविधा कि हाँ मैप से पढ़ा देंगे तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, आपके लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। पहला। दूसरा मैंने कहा कि समझने की कोशिश वहाँ करनी है जहाँ समझने से चीज़ें याद हो जाए। ठीक, तो यही है। आइए, पिछली कहानी तो आप सुन ही चुके, उसमें कुछ भी विशेष नहीं था और न वहाँ से सवाल पूछा जाता है जैसा मैंने कहा था। अब ये है कि यहाँ से सवाल पूछा जाए। कभी कभी, हालांकि इधर मैंने जैसे बताया कि 3 साल का क्वेश्चन देखा तो एक भी सवाल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि कभी भी पूछा जा सकता है। दूसरा, ये एक और ध्यान रखिएगा कि सवाल अब नेचर भी बदल रहा है बीपीएससी का, क्योंकि बताया गया कि बीपीएससी पीटी के लिए पढ़ना है, तो धीरे धीरे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहा है। ठीक, तो उसी के लिए मैंने कहा कि अब जैसे 2-3 सवाल पूछ ही लेते हैं तब फर्क करना समझ में आएगा। जैसे भूकंप की जो तरंगें होती हैं कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। ठीक है, सबको मालूम है। ठीक, इसमें भी संदेह है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी की लाइन उठा के अगर मैं बोलूँ स्टेटमेंट बेस्ड, इसी से सवाल बनाते कि इस तरंगे या द्वितीयक तरंगे सतह के समानांतर चलती है और वो अपना बल सामने की ओर लगाती है। सही है कि गलत है? क्यों? क्यों नहीं होता है? ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट मैंने उठाया है 11वीं का। बोलिए एक लाइन में, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट किस तरंग से संबंधित है? पी तरंग से। ये जो गुण या ये बता रहा था मैं विशेषता, ये किसकी है? प्राइमरी तरंग। ठीक, तो थोड़ा सा अपने फैक्ट को समझ में लपेट लेना है ताकि स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल अगर बीपीएससी बनाता है जिसकी ओर कभी भी देख ही रहे कि कभी केवल फैक्ट और कभी थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड कर रहा है, तो इसमें दिक्कत ना हो। ठीक, अब आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो डिवीज़न किया जाता है प्राकृतिक और अप्राकृतिक, इसको गोली मारिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। सीधे हम लोग आ जाते हैं आपका जो सवाल था, अंदर उतर के क्या इतना अब गोला बना के काटने की तो ज़रूरत है नहीं। अब हाँ, नहीं वो 6-7 में चलता है मोटा मोटी, क्या यही ना। तो इसको समझने का हमारे पास क्या तरीका है, माध्यम क्या है? वही अर्थक्वेक वेबसाइट, इनके अलावा बोलिए। हाँ, और जो भी संरचना का आप अनुमान लगाते हैं, नहीं वो रूस वाले खुद के हार गए ना, चाइना वाले अब भिड़े हुए हैं।
तो ये वही भूकंपीय तरंगों के आधार पे लगाते हैं, है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यही तो सब जो सबसे कॉमन है। नहीं, एक और है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो कॉमन शब्द है, उसको उठाते हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक, अब क्या अंतर है दोनों में? यूपीएससी का सवाल है ना ये। हाँ, बहुत अच्छे। और ये ठीक, मैंने ये तो दोनों है। हाँ, सिस्मोग्राफ से वो मापा था, वो माप के ये रिएक्टर बताता है। हाँ, थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी बात अब क्लियर होना शुरू हुई कि सिस्मोग्राफ मापता है तब रिएक्टर पे आता है, रिक्टर बताता है। ये ठीक उसी तरह समझना है इसको कि जैसे आपका स्पीडोमीटर क्या करता है, बाइक की स्पीड कैसे बढ़ रही है वो बता रहा है, और लास्ट में जो कंक्लूजन है कि आप बाइक 80 के स्पीड में चला रहे थे, हाँ, वो रिक्टर बताता है। और इस हिसाब से आपके हवा का दबाव कितना हो सकता था, आप उड़ सकते थे, आपका एक्सीडेंट हो सकता था। ठीक, मोटा मोटी तो ये सही हुई। अभी भी इसमें किसी को अंतर करने में संदेह है तो पूछ लेना है, इसको भी समझना जरूरी है। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट सुनिए, कथन कारण को मैंने मिला दिया है। ठीक, स्टेटमेंट है शायद यूपीएससी का कि सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान जमीन में होने वाले कंपन और हलचल मापता है। ठीक, उसके बाद अगले में था, मैंने जोड़ दिया, जबकि रिक्टर भूकंपीय तरंगों के आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड के आधार पर उसकी ताकत या ऊर्जा मापता है। ठीक, बात क्लियर हुई? हाँ, है ना। तो वही बताएगा, रिक्टर से ही हम लोग देखते हैं ना कि कितना नुकसान होता है। ये सवाल तो पूछे हुए हैं, 1 से 10 होता है ना पैमाना इसका, ये पूछे हुए सर, बीपीएससी ही पूछे हुए मेरे हिसाब से। 1 से ठीक, 1 से 10 तक होता है। ये पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा से पांचवा, ये पूछे हुए हैं कि अगर 4 से हम 5 कह रहे हैं तो कितना गुना तीव्रता की बात कर रहे हैं? 10 गुना। ये आया हुआ सवाल है। ठीक, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 कितना गुना है? 10 गुना। 2 से 3, 3 से 4, ऐसे। ठीक, तो ये था कि अब यही वो यंत्र है। फिर आप वेवलेंथ में हमको फंसा रहे हैं, हमको फिजिक्स की ओर न ले जाइए। एक बार आप ही लोगों की क्लास में साइंस टेक पे स्टेटमेंट देने ऐसे ही कि क्रैश करा दीजिए आ गया था। कोई सज्जन बैठे हुए थे बिहार पुलिस के, उनका सवाल था कि सर क्वांटम कंप्यूटिंग बता दीजिए। तो उनको लगा कि नहीं बोल पाएगा, क्योंकि नहीं पूछेगा, कहाँ बीपीएससी क्वांटम कंप्यूटिंग कभी पूछा है?
तो उनको लगा कि भाग रहा है, ये बाकी लोग माफ़ करेंगे, मैं आप लोगों का आधा घंटा लूँगा और क्वांटम कंप्यूटिंग पे बोल के ही जाऊँगा। ठीक, फिर मैंने शुरू कर दिया कि क्वांटम सिद्धांत का बेसिक यही है कि जहाँ ये निश्चित है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ना खींचिए, जितना से काम चल जाता है उतना से काम चलाना है, इसी में लोग अटक जाते हैं। इस पे ध्यान दीजिए। जब मैंने पूछा कि 1 से 10 गुना हो जाता, 2 10 गुना हो जाता है, तो ये आया हुआ सवाल है। ठीक, अब जैसे फिर एकदम सिंपल है कि हम लोग याद रखें कि P, S और L। ठीक, अब L का इतना डिटेल है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही करके मैं बर्बाद हुआ हूँ। ठीक, अगर 10 साल बाद भी मैं L पर 1 घंटे बोलने की स्थिति में हूँ तो उसका कारण है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये, हाँ, ये मेरी बहुत ख़राब आदत थी। नेट का युग था, अभी भी जैसे कुछ भी सर्च करने की आदत पड़ जाती है। ठीक, तो ये इस आदत से बचना है। ठीक है, इसमें भी जैसे हम लोग सिंपल समझते हैं ना कि ये चलती है, आगे समझेंगे, ये चलती है, ये चलती है, एनसीईआरटी लिख के निकल जाता है कि ये क्या है, समानांतर वेव है, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती, ये उसके बाद है आती है। ठीक, ये सामने फोर्स लगाती है। ठीक, ये समकोण पे फोर्स लगाती है और ये क्षैतिज फोर्स लगाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है। ठीक, तो इतना ही समझना है। अब क्यों सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? स्पीड कम, तो स्पीड कम होने से नहीं, फिर वो फिजिक्स की ओर भागेगा वेवलेंथ के कारण। ठीक, अब इससे ये बनती है, सेकेंडरी से एल कैसे बनती है, तो फिर फिजिक्स की ओर भागेगा। सेकेंडरी से ही एल तरंगें बनती हैं, कैसे बनती है, क्या ज़रूरत है इसमें पढ़ने की, ये जान जान के तो मैं बेकार हो गया। तो ये चलिए आपका सवाल, ये क्या है, बोलते जाइए, सब लोग बोलिएगा बोलिएगा। हम आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ खड़े हैं। ठीक, ये ट्रस्ट है। ठीक, और फ्री, ये ट्रस्ट नहीं, ये संस्था ट्रस्ट है और आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मेरे हिसाब से क्लास ठसाठस भरा हुआ होना चाहिए था कि बढ़िया बढ़िया लोग को यहाँ लोग ऐसे ही खड़ा तो नहीं कराता होगा, सब ऑफिसर लोग हैं। ठीक, तो ये भी एक आश्चर्य ही है कि नहीं? कल ही बात हो रही थी, तो ये किसी अधिकारी ने ही पूछा कितने बच्चे थे, ये 11-12 थे, 11 ही या 12 लोग थे, गिन रहा था मैं। तो आश्चर्य नहीं है, पूरा आश्चर्य। अब आ जाइए क्रस्ट, ये ठीक है ना। अब जैसे फैक्ट तो याद होगा, कौन कितना, यहाँ से यहाँ कितना, बोलिए। बोलिए, ये तो हल्का सवाल है। सतह से कोर या केंद्र की दूरी कितनी है लगभग में भी बोलिए। यही तो सीखना है कि हाँ, अगर हम मुझे नहीं भी आता है नहीं, हाँ, ये मोटा मोटी याद है ना।
एनसीईआरटी के अनुसार, ये ना, ये भी आप लोगों के चलते ही करेक्ट किया मैंने, मुझे याद था 71। हाँ, तो 11वां वाला उल्टा तो देखा कि क्या लिखा हुआ है 78। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो 73 आया। तो किसको मानने हम लोग, इसी को माने मोटा मोटा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने लिखा हुआ था पहले 6371, फिर 378 एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपका था कि सवाल घनत्व, तो घनत्व को पहले समझा गया दाब से। ठीक, पहले समझा जाता था ऐसा कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है और उस हिसाब से घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन बाद में समझा गया कि ये ना अधूरा सत्य है। ठीक, इसमें केवल दाब वाला फॉर्मूला नहीं है, मटेरियल वाला भी फॉर्मूला है। ठीक, कि ना केवल प्रेशर बल्कि उसकी जो आंतरिक बनावट है, संरचना है, उसके आधार पर भी व्याख्या की जानी चाहिए। ठीक, अब इसमें आप जानते हैं कि जैसे कहीं ये जैसे ये महाद्वीपीय प्लेट है, वहाँ इसकी मोटाई ज़्यादा है। जहाँ महासागरीय प्लेट है वहाँ मोटाई कम है। जहाँ पहाड़ पर्वत होगा वहाँ मोटाई और बढ़ जाएगी। तो एक एवरेज अगर पूछा जाए तो कितना हम बोल सकते हैं? ये हाँ, ये अब परीक्षा से समझ आइए। कहाँ रह गए थे? होली के बाद 9 बजे से हो रहा है, व्यवस्था कर लो। ठीक, तो जैसे देखेंगे कि लोग बोलते हैं 0 से, एवरेज निकालें। ठीक, 5 से लेके 70 100 तक, है ना। लेकिन हम लोगों को समझना है 0 से लगभग ठीक, एवरेज पूछा जाए तो ठीक। अब इसमें जैसे याद रखने का डेंसिटी पे आते हैं। पहले जैसे एक चीज़ जो मुझे तकलीफ देती थी याद रखने में, इसमें जितनी डिसकंटिन्यूटी है ना, नहीं याद है कुछ कुछ नहीं, इसको ऐसे समझ में, इसको मान लिया जाए ऐसे, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जगह जगह क्या है, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता है। तो असंबद्धता एक मान लीजिए कि यहाँ है। ठीक, फिर निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, फिर मेंटल, यहाँ एक डिसकंटिन्यूटी है, फिर लोअर मेंटल और ऊपरी कोर के बीच, और फिर एक यहाँ डिसकंटिन्यूटी। नहीं, यही जो एरिया है, यही सेकेंडरी वेव से जाके क्या हो जाती थी, रुक जाती थी। नहीं, तो ये माना गया कि ये ठोस तो नहीं है, यही ना, ठोस तो नहीं है, लेकिन हर जगह लिख दिया जाता है कि द्रव है। ये भी सही बात नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये नहीं है। जैसे कोर में हम लोग समझते हैं ना, कहीं देखेंगे तो जो अपर कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में।
कहीं यूपीएससी में एक आया हुआ हम लोगों के समय सवाल था प्लाज्मा फॉर्म में, है ना? ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन भी कि हीट और प्रेशर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझना है कि अब याद हो कैसे ये जो डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि ये कभी ना कभी घूम फिर के आ जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा अगर आप फैक्ट बताएं तो मुझे सहूलियत हो। ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया ये जो डिसकंटिन्यूटी है, बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं होगा आपने। हाँ, ठीक। अब जैसे इसको अगर हम अलगा दें तो याद रखना आसान हो जाएगा? नहीं, जो आप पढ़ें नहीं, अंग्रेजी का हिंदी हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, कोर को प्रोड कर ही दिया है, ठीक। तो इसको अगर हम अलगा लें तो काम हो जाएगा, याद रखना आसान नहीं, कोई दिक्कत? फिर जैसे कोर है, एक तो हो ही गया यहाँ, क्या ठीक। अब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं? रेपेटिव। वेरी गुड। फिर ये और ये ठीक, ठीक है। अब इसको एक समझने के पहले थोड़ा सा मेरा मानना है कि अब वही अर्थक्वेक वेव पे बात कर लेते हैं कि उसका काम यही ख़त्म हो जाए। नहीं, फिर इस पे आते हैं। किसका? नहीं, खास मतलब फिर शब्द पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, मैंने कहा कल एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये मैट है या मैट के नीचे लकड़ी है, ये फर्श और मेरे बीच क्या है? असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है। जो जूते के सोल और फर्श के बीच में वही रिएक्शन नहीं होने दे रही है या वही घर्षण नहीं होने दे रही है जो ये न होती तो होता। नहीं, मेरा पैर फिसलता, गिरते हैं, ठीक। तो ये इसकी विशेषता, जैसे ये है ना मोहविक डिसकंटिन्यूटी, माना जाता है कि प्लेट का जो वो आप उस दिन हमको बता रहे थे क्या, खिसकाव, चलना, ठीक, तो इस पे होता है, ठीक। क्या कोई दिक्कत? ये क्या है? तो मुलायम अवस्था में, ठीक है, ऐसे ही। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा भूकंप की बात कर लीजिए। जैसा मैंने कहा था कि जो चीज़ मिल जाए उसको वहीं पढ़ डालिए और उससे संबंधित जितना क्वेश्चन है बना डालिए। यही फॉर्मूला रखिएगा, ठीक है। कि अगर कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक,
तो अब उसको समझने का प्रयास करना है नेट से या किताब से, जैसे भी, ठीक। और उससे संबंधित क्वेश्चन जितना है उसको क्या करना है, बना डालना है, और सारा क्वेश्चन बना डालना, तब आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। ठीक है, सब चीज़ जान रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फैक्ट जान रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हल्ला करने लगे कि पैटर्ने बदल दिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। ठीक, तो अब भूकंप, बोलिए भूकंप के बारे में कुछ। पानी पी लें। बोलिए। भूकंप कहते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, इसके दुनिया भर के क्या, हाँ, क्यों, वो जैसे कारण पता होगा, पढ़े थे। चलिए कोई बात नहीं, सबका कारण लगभग सेम ही है, जो आप गिनते हैं 8-10 कारण। नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेटों का खिसकना, मानव निर्मित बांध, दो भागों में बांट देते हैं, प्राकृतिक कारण और अप्राकृतिक कारण वुमेन्स के लिए। यहाँ हम लोग जो आप समझते हैं बिल्कुल सही है। अब इसमें जैसे 2-3 चीज़ें बताते चलिएगा मुझे। ऐसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ डिस्टरबेंस हुआ, तो इस भूकंप का उद्गम केंद्र क्या बोलते हैं इसको, ये ना बोलते हैं, नहीं, और यहाँ ठीक ऊपर अधिकेंद्र हिंदी में, ठीक। अब जो हम लोग पढ़ते हैं कि अब तरंगों को 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, इससे निकलने वाली तरंगों को क्या, और आंतरिक तरंगे और बाह्य तरंगे या धरातलीय तरंगे। ठीक, आंतरिक तरंगे कौन है बोलिए, ठीक, और दूसरी, ठीक, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, लब और रिले या रेल, इसकी कोई है, इन दोनों में, इस सब में, अच्छा सब में तो आ ही है, भागे जा रहे हैं आपके सामने। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका बोले टीचर से पढ़ने का, कि टीचर से इंटरेक्ट होइए, खूब दोस्ताना, ठीक। अपने यहाँ मैंने क्या देखा कि बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा मैंने देखा कि अगर है तो उसको लगेगा कि हम तो सर्वज्ञाता हैं। मुझे भी लगता था, बीए भी पढ़ते थे, जैसे उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक, कि अटल जी की कविता को ही मैं गलत साबित कर रहा था, और वो क्या करेगा ना कि दर्शक का रूप बना लेगा, वो इंटरेक्ट ही नहीं होगा, ठीक। अब उसकी जो कमियां हैं वो दृष्टा भाव से देख रहा है कि इसको शिक्षक को, तो उसकी कमियां जहाँ की तहाँ रह गई।
ठीक। और उसके कारण शिक्षक में भी अगर कोई कमी है तो वो भी जहाँ की तहाँ रह गई। इंटरैक्ट होने से क्या होता है कि ये पता चलता है कि मुझे और क्या क्या समझना है, ये आदमी मेरे कितने काम का है ना। अगर ये नहीं है तो सारी बातें तो किताब, इंटरनेट, जहाँ तहाँ उपलब्धि है ना। तो लाभ लेने वाला स्थिति कब आप बनाएंगे? जब आप जुड़ेंगे। ठीक। तो ये एक डिवीजन इसलिए मैंने कहा किया कि ये स्टेटमेंट, ये जो अलग करने वाला कहीं मैंने पढ़ा यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस में कहीं ये पूछे हुए। ठीक। ये डिवीजन तो मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव वाली किताबें पढ़ते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि सीधे पी, एस और एल तरंग। ठीक। तो ये मान लीजिए स्टेटमेंट वेस्ट अगर दे दे कि भूकंपीय तरंगों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, तो पहले ही मान लेंगे कि गलत है। नहीं, हम तो पढ़े हैं कितने भाग में? 3 भाग। हो सकता है ना। हाँ, तो इसलिए ये एनसीईआरटी का है कि पहले आंतरिक तरंगे और फिर धरातलीय तरंगे। ठीक। और फिर आंतरिक तरंगे 2 तरह की है जो पृथ्वी के अंदर गुजर सकती है। फिर जैसे एल तरंगे हैं, इनका डिवीजन सामान्यतः जैसे किताबों में आता है कभी कहीं, इसका नाम लव वेव्स, रेले वेव्स। तो इसी का 2 डिवीजन है। ठीक। एक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है। ये एक वही साइंटिस्ट के नाम पे ही है। हाँ, इन्होंने ही खोज की थी। लेकिन कहने का मतलब कि ओवरऑल देखेंगे तो एक उस समय हम पढ़ रहे थे किताब, तो उसमें ये डिवीजन करके अंतर बता के, और फिर शायद माजिद हुसैन या सविंदर सिंह की किताब थी, बहुत पहले, याद नहीं है, मतलब बड़े राइटर की, और उन्होंने ये बताया था कि ये लगभग एक ही है। ठीक। इससे भी आगे ले गए थे। ठीक। LSLG करके। ठीक। तो ये केवल ये इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी था कि आपके दिमाग में अगर किसी तरह का स्टेटमेंट आए तो उलझन न हो, बस इतना ही के लिए। इसके आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, अब बोलिए, बोलिए। सबको बोलना है, आपको खाली नहीं। आपकी ओर इसलिए देख रहे हैं कि अंततः हम आप ही से पूछेंगे। बोलिए। वेरी गुड। और फास्टेस्ट। ठीक। और फिर एक दबाव और ये दबाव वाला फैक्ट डाल देंगे तो 4 ही स्टेटमेंट है इसमें जो काम का हमारे है। पहला इन्होंने क्या कहा कि सभी माध्यमों में गुजर सकते, ठोस, द्रव और गैस। ठीक। सबसे तेज चलती हैं, इसकी स्पीड लगभग, ये तो याद रहता है, तो हर जगह बीपीएससी के फैक्ट वाले किताब में। बोलिए। लगभग, पहुंचिए नज़दीक। बोलिए, एकदम गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, लगभग देखेंगे कि फैक्ट वाली किताब में 12 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, उसमें संशोधन कर लेना है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक।
तो 8 से 14 करेंगे तो लगभग आधा तो 12-11 आएगा, इसी हिसाब से लिख दिया होगा सब, लेकिन वो कोई गलत नहीं है, ठीक। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स कहती हैं 8 से 14 किलोमीटर उसके लिए। तो पहला फैक्ट क्या है, आप बोलते जाइए। ठीक, यानी कि सबसे पहले भूकंप के बाद कौन पहुंचेगी, यही पहुंचेगी। ठीक ठीक, तो स्टेटमेंट ले लीजिए कि प्राइमरी तरंगें प्रकाश तरंगों की तरह बिहेव करती हैं, कि ध्वनि तरंगों की तरह बिहेव करती हैं, ध्वनि तरंगों की। ठीक, तो ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट वेस्ट अगर हो जाए तो हर माध्यम से गुजर सकती है, जब ठोस, द्रव और गैस, तो एज लाइक और वो जो स्टेटमेंट सामने की ओर प्रेशर डालते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चली ना वेव, इधर जा रही है, तो मान लीजिए ये घर है या हम लोगों का संस्थान है, तो ये सामने आया तो ऐसे प्रेशर डालेगी सीधे। ठीक, हाँ, समानांतर। तो इसलिए सबसे पहले ये पहुंचती है तो हल्का झटका हम लोगों को महसूस होता है, जिससे वही एल तरंग आने से पहले हम लोग भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, भाग लो। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये इसलिए ये स्टेटमेंट न, ये समानांतर, ये तो आपको याद ही रहता है कि तीनों माध्यम से गुजरती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती है, स्पीड 12 किलोमीटर के आसपास होती है, सबसे पहले आती है, सबसे तेज चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये मान लीजिए कि घुमा के पूछ दे कि ये इनमें से कौन, या उल्टा नाम दे दे कि इस तरंगें समानांतर दबाव डालती हैं, इसके लिए। ठीक, मान लीजिए कि बीपीएससी है, कभी सनक जाए, या क्वेश्चन भी तो चोरी होता है। पहले बहुत क्रिएटिव लोग होते थे, क्वेश्चन बनाते थे। एक बार यूपीएससी में क्या हुआ, हम लोगों का सारा क्वेश्चन का सोर्स ही ना पता चल रहा था। आंसर खोजते समय जैसे होता है ना कि मार्केट में 80% क्वेश्चन का आंसर आया, 20% का नहीं आया, तो पता ही नहीं चले कि हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आत्मविश्वास था कि अब तक जो डायरेक्शन है लगभग वही होगा, लेकिन फिर भी हिला हुआ था कॉन्फिडेंस। तो सोर्स पता है, फिर ऐसे ही हुआ कि अब हो गया, सब मार्केट से मिला लिए, कल मिलाया जाएगा। तो ऐसे ही कि लैपटॉप से आंसर खोजा जाए, देखा कि सब वहीं से है उसी को लेके स्टेटमेंट बना दिया है, जो इन्फॉर्मेशन नेट पे है। तो देखा होगा आपने कि कुछ दिनों तक ये कह रहे थे लोग, यूपीएससी की तैयारी करने में नेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकेंडरी इसको अन्य नाम भी दिया जाता है, लेकिन प्राइमरी को नहीं, कंप्रेशनल वेव्स, संपीड़नात्मक तरंगे भी कहते हैं प्राइमरी तरंगे। सेकेंडरी को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ठीक,
बोलिए इसका फैक्ट, बोलिए। सब जानते हैं आप लोग, संकोच करते हैं, बोलिए धड़ाधड़। फिर हम लास्ट में पूछेंगे। अब मेरा फॉर्मूला यही रहेगा ज्योग्राफी पढ़ने का कि सबसे मिला जुला के पढ़ेंगे हम लोग, और लास्ट के जो 15-20 मिनट बचेंगे वो सवाल ही होगा, ताकि सारा आपके दिमाग में 80% 90% चीज़ें यहीं बैठ जाए। फिर जाके आपके दिमाग में जो खुराफात हो वो करते रहिए, लेकिन काम लायक हो जाएगा। ठीक, बोलिए फटाफट बोलिए, बोलिए। दबाव परपेंडिकुलर होता है इसके पास, ठीक है, सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बाद ये कोर से पास नहीं होता है, इसका जो रिलेशन ठीक, करेक्ट है। और कोई करेक्शन? सब हो गया, आगे आना। उन्होंने कहा ये स्पीड इसकी उससे कम है, लगभग कितनी? ठीक, केवल समझने के लिए, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये केवल इसमें गुजर सकती है, और ठीक नहीं। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? बोलिए, अनुदय धैर्य। हाँ, ठीक। मान लीजिए कि ये इधर से चल रही है, तो समकोण पे दबाव किधर डालेगी? यही कहना चाह रहे हैं, ठीक। और यही जब उलझ जाती हैं तो इन्हीं के इंटरफेस से एल तरंगे पैदा होती हैं, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें कोई फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हेलो, नमस्ते, ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करें, ठीक। तो ये हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। बोलिए, सबसे क्षैतिज चलती है, दबाव तो ऐसा डालती है कि आपके मकान के नींव को हिला डालती है। हाँ, ठीक, ठीक है। ये इंटरफेस हो जाएगा ना, तो जैसे मान लीजिए एक तो बेचारी आई सीधे चली गई झटका देके, हल्का सा हिला, हम लोग अब सीढ़ी पे भाग रहे हैं, ठीक। एक आई उसके बाद तो इस मकान को कोशिश कर रही है ऐसे 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 हिलाने का, ठीक। मिक्सअप होके ये आई और ये कोशिश कैसे कर रही है? सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव, ठीक। तो जैसे थोड़ा सा बोल देते हैं, हालांकि इस पे लगाम लगाना चाहिए।
मास्टर को कभी भी अगर सही ईमानदार आदमी है तो मतलब उतना ही बताना है जितना से बच्चों के काम को सही डायरेक्शन मिले, वो उलझे ना। वेवलेंथ वाला मामला है, समझते हैं ना। हाँ, देखे होंगे एनसीईआरटी वाली किताब में। ठीक, इसको ऐसे करता है। ये बनाने में थोड़ा ये हो गया भूल। 11वां में है सर। हाँ, भारत का भौतिक भूगोल करके है, नाम उसका फिजिकल ज्योग्राफी। एक है भौतिक पर्यावरण, एक है भौतिक भूगोल। पतली पतली दोनों तो किताबें हैं। ठीक, पढ़िएगा। नदी वाला भी उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना बढ़िया कहीं दिया हुआ नहीं है। और प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों को समझना है क्वेश्चन के हिसाब से। फिर से हम कह रहे हैं, उस दिन इसी पे मैंने आधा घंटा लिया था, लेकिन क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहिए। ठीक, वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घटेगी। बढ़ेगा तो हाँ, ये गर्त और श्रिंग जैसे जैसे बढ़ेगा, हाँ, अब ये जैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तो वेवलेंथ घट जाता है। यही ना होता है, इसकी दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बढ़ गई, स्पीड कम हो गई। पढ़ते होंगे आप लोग। सर क्या साइंस टेक में कौन सा विषय है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पढ़ते होंगे उसमें। और इसमें कुछ है बस। ठीक, अब इसको अप्लाई करके देखना जरूरी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा और इसमें 2-4 फैक्ट आप अगर जोड़ देंगे तो ये भूकंप वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। नहीं, ये तो हम लोगों का था कि ये वेव्स हम अब यूज करके देखते हैं पृथ्वी के अंदर, इसलिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अगर आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। जैसे भूकंपीय क्षेत्र भारत और विश्व का, कम बोलिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, भारत को भूकंप के आधार पे कितने जोनों में बांटा गया है? ये गड़बड़ हो रहा है, हिंदी आ रही इतना बोरिंग हूँ मैं, इतना स्लो इसलिए चल रहे हैं कि धीरे 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 सबके बारे में हम जान लें कि किसका क्या नेचर है, उसके बाद हम हैंडल करेंगे उसके हिसाब से। ठीक, हाँ नहीं, अभी मौसम भी है। ठीक, तो बोलिए, अभी फैक्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हर आदमी का पढ़ा हुआ फैक्ट है। 3, 5, 4 ये क्या है, बोलिए 5, 4, 3 में से कौन पे टिक लगा दिया जाए? 5 पे पक्का है? नहीं, भारत को BIS ने कितने जोन में बांटा है? 5 जोन में। वाह, चलिए बहुत अच्छे। 4 जोन में बट गया है, जो बच गया वो 5वां जोन हो गया। ठीक तो 4 जोन में बांटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जोन अगर भी कह देंगे तो बचा हुआ क्या है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है, 4 जोन में बांटा है, ठीक है। ठीक, और ये किस आधार पे, भूकंप, हाँ, इंटेंसिटी और बोलिए, रिक्टर पैमाने के हिसाब से।
इधर हम लोगों का, हम लोगों का जून 5 में आता है। 2 से गणना किया जाता है, ठीक है। 2, 3, 4, 5 ऐसे समझना है। इसे 1 से ना करके 2, 3, 4, 5। सबसे खतरनाक जोन कौन है? 5वां। ठीक है। अब ये आप लोगों को काम दे रहे हैं कि कोई भी आपके पास जो किताब है उसके हिसाब से इसको एक बार खींच लीजिएगा भारत के नक्शे को। ठीक, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझते हैं ना कि सबसे खतरनाक जोन कहाँ होगा? 5वां, हिमालय के नीचे। क्यों होगा? लफड़ा चल रहा है, ठीक, तो हिलते रहेगा क्योंकि दोनों प्लेटें फोल्ड हो रही। कौन प्लेट किस में मर्ज कर रही है? बिल्कुल सही, ठीक। तो ये एरिया आप अनुमानतः ये मान सकते हैं कि सबसे भूकंप प्रभावित या खतरनाक भूकंप वाले जोन में होगा। तो उसी तरह से एक बार क्या करना है? बना लेना है इंडिया के मैप पे। ठीक, ये इसलिए कि क्यों ये ऐसे घूम के ऐसे गुजरात तक जा रहा है। ठीक, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि मान लीजिए कि कॉपकॉर्न कमीशन, क्योंकि आपकी किताबों में बना हुआ है ना, बचपन से हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब आ जाइए कि विश्व के 3 सबसे जो भूकंप प्रभावित जोन है बताइए। जून, ठीक है, बहुत अच्छे। और तीसरा बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट। 2 हो एकदम परफेक्ट पकड़ा आपने। एक ये है, ठीक, ये आपने एक वो बताया। तीसरा बोलिए, यहीं पे महाद्वीप पे हो सकता है ना। ये 2 प्लेटें यहाँ हैं, ठीक। मैंने बताया था उस दिन, अगर आपको याद हो, कि ये प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है और यहाँ एक कटक बना हुआ है, वो अंदर से लावा निकल के नहीं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ होगी ना, ठीक। हाँ, तो लावा निकल रहा है तो किस तरह के भूकंप आने की संभावना यहाँ ज़्यादा होगी? अभी बोल रहे थे, भात खा के आए, चावल खा लिए, दिमाग स्लो हो गया है। अभी तो बोल रहे थे ना कि धड़ाधड़ कि यहाँ प्लेट विवर्तनिक से होने वाला भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट से होने वाला भूकंप, तो यहाँ कौन सा भूकंप ज़्यादा? हाँ, अभी तो दनादन दे रहे थे। वहाँ कौन सा होगा? हाँ, प्लेट वहाँ क्या हो रहा है? टकरा रही है, वहाँ अलग नहीं हो रही है। हाँ, ठीक, यहाँ एक प्लेट मर्ज कर रही है। हाँ, यहाँ दोनों अलग हो रहा है, इसीलिए कटक बना है ना। तीसरा, यहाँ देख रहे हैं ना, एक प्लेट है, ये जो आप काकेशस देख लीजिए यहाँ है, उंगली थोड़ी सी इधर होगी, ठीक। तो ये सब जो है, ये जैसे मैंने कहा था कि मुख्य प्लेटें कितनी है? मुख्य 7, ठीक, 6 भी मान लीजिए, 7 भी मान लीजिए। उसके अलावा 20 प्लेटें हैं ना, उनके टकराने से विभिन्न हलचल होने से महाद्वीपीय प्लेटों के एक लंबा सा क्षेत्र है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक। इसको क्या कहते हैं?
मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। पहला जो आपने कहा उसको क्या बोलते हैं, बोलिए हिंदी में, अंग्रेजी में आपने बोला प्रशांत, दूसरा मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र विश्व में कौन कौन से हो जाएंगे, फिर से बोलिए। ठीक, और मध्य महाद्वीपीय। ठीक, तीनों का मोटा मोटी कारण हम लोग समझे, है ना। तीनों जगह किस चीज़ का लफड़ा है, वही प्लेट का खाना, प्लेट वाला ही लफड़ा है ना। अब आ जाइए सुनामी, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नहीं आपका चेहरा बता रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ है। फिर से बोले, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना इसमें, ये चूँकि पढ़ा हुआ होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक मोटा मोटी आकलन करें कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, आता रहा है, तभी ना हो सकता है कि आएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा भूकंप वाला अभी आप सुन ही रही थी अपने मित्रों से कि क्या है, जापान वाला एरिया। ठीक, तो जापान वाला एरिया मान लीजिए पूरा ये लंबा सा आता है ना भूकंप। हाँ, अपने यहाँ सुनामी जो आई थी याद है, हाँ। कैसे याद होगा, पढ़ा तो होगा उस समय आप लोग छोटे होंगे, 2004 की बात है। ठीक, तो इंडोनेशिया के पास क्या हुई थी, एक प्लेट किसकी थी, उससे सुनामी आई थी। तो ये वाला एक क्षेत्र हो गया लंबा सा जहाँ प्लेटें अस्थिर है, एक प्लेट क्या है दूसरे प्लेट के नीचे दबी हुई है। ठीक, जैसे अपना हिमालय वाला क्षेत्र है ना, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर दबा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ रहा है तो पहाड़ बन गया। ठीक, यहाँ है कि दोनों अलग हो रहा है। तो अलग होने से अभी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा फिर आएंगे तो, कि जैसे प्रत्येक 32 मीटर पर 8 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो यानी कि अंदर पृथ्वी में क्या है, गर्मी है, हीट है। ठीक, तो हीट और प्रेशर क्या करता है, चीज़ों को गला देता है ना, नहीं। जैसे प्रेशर कुकर अपना क्या करता है, हीट और प्रेशर से दाल को तुरंत गला देता है, बेचारा नेचुरली तो गलता नहीं है, इसीलिए आपकी हालत ख़राब रह रही, हमारी भी। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ उसको क्या मिल गया, जगह मिल गया, स्पेस, उस गले हुए जो मैग्मा है उसको बाहर निकलने की जगह मिल गई, तो वो बाहर निकल के बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा ही लंबा बन गया है पानी के नीचे ही, हाँ, लेकिन पहाड़ जैसा बन गया है, उसी को मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। ठीक, वहाँ चूंकि ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ भूकंप आने की संभावना है और आता रहा है। ठीक, अब सुनामी में कुछ बोलने की जरूरत है, बोलिए, आप भी बोलिए, बोलिए। सब अपना अपना धीरे धीरे नाम जानेंगे अगर आते हैं तो, ठीक है, तब बढ़िया रहेगा। सबका धीरे धीरे रेंज पता चल रहा है, नेचर पता चल रहा है, नाम पता चल जाएगा, तब पूछना आसान हो जाएगा, मुँह इधर नाम सामने आ जाएगा। बोलिए, सुनामी के बारे में 2-4 फैक्ट बोलिए ना। नहीं, बहुत अच्छा। ठीक, और बहुत अच्छा, और क्या, नहीं प्लेटों के, या हाँ, डॉट 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 कर देना है कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी होता है ना। क्या होगा, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, जैसे उन्होंने कहा कि ये जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है समुद्र से उठने वाली लहर। ठीक,
तो ये लहरें धीरे धीरे अचानक से जब उठती हैं तो विनाशकारी होती जाती हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ती हैं वही वाला फॉर्मूला, फिर तट से टकराती हैं तो इतनी ऊंची हो जाती हैं कि सब कुछ समेट के लेके चली जाती हैं 2004। ठीक, बोलिए। हाँ, जापान में भी आया था। बोलने का मन खत्म हो गया। चलिए अब पूछ ही लेते हैं, ठीक, उसी में आ जाएगा हम लोगों का, फिर लास्ट में बना देंगे कि एनर्जी बच जाएगी थोड़ी गरीब की। क्रस्ट के बारे में पूछते हैं फिर आपसे, ठीक, बना लेते हैं। इसको सही समझ लीजिएगा। जो आप बोलेंगे वही हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चीज़ रह गया, तब न यहाँ आते, भूकंप छाया क्षेत्र, उसको समझा ही नहीं। नहीं तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर आपसे पूछेंगे कैसे हम। ठीक, इसको मान लिया जाए कोर, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसको मान लिया गया कोर। एक छोटा सा सवाल, अच्छा पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था? बोलिए। सबका जवाब आया लेकिन मैं सुन नहीं पाया। एक साथ बोल, कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। बारी बारी से बोलिए कि हम सुन पाए। अच्छा ये तो मालूम होगा, इतिहास में पढ़ा होगा ना, ये पहले इतिहास में कि पहले पृथ्वी को क्या माना जाता था? चपटा मान। जो उधर के लोग थे ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, किनारे जाएंगे तो गिर जाएंगे, अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे। फिर जाना कि नहीं, धरती सही में गोल है। अरस्तु शायद बोले थे, जहाँ तक मुझे याद है, देख लीजिएगा सर्च करके। पहली बार अरस्तु ही शायद बोले थे, 100% नहीं कह रहा हूँ। कल आके मुझे बताना है कि मेरा आंसर सही था कि नहीं, ठीक है। हो गई। तो सोचिए कि अरस्तु कितना चीज़ जानता होगा, नहीं? और हम लोग कहाँ हैं? दार्शनिक भी था, नहीं, राजनीतिक भी था, और क्या, ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ बोल दिया, फिर बायोलॉजी के बारे में बोला। क्या आदमी था। ठीक है, जंतु विज्ञान या कुछ का पिता कहते हैं उनको, ये विज्ञान का। हाँ, तो ये कोर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तरंग है क्या, पी तरंग है, ठीक। तो ये निकली, अब बोलिए, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना किताब में, इधर भी आती है, इधर भी आती है। तो एक सवाल आया हुआ है, कॉन्सेप्ट अरस्तु का था। वाह, पाइथागोरस ने पहली बार बोला कि पृथ्वी गोल है, और इनका विचार था अरस्तु, ठीक। अब ये आया हुआ सवाल है, जैसे ये देखते हैं ना कि ऐसे हो जाता है, अब वही घनत्व के कारण, ठीक, अलग अलग जगह पे ये डायरेक्शन बदल लेती है, फिर ऐसे देखते होंगे, ऐसे भी, ठीक। अब ये है, कितना डिग्री यहाँ लिख दें, यही पूछने वाला था, मैं तो सोचा कि
भूकंप शैडो जोन पूछे हुए हैं ना, कहाँ से कहाँ तक? ये आया हुआ सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में मैंने देखा। अब इतना याद नहीं रहता है, उलट के देखते हैं ना फास्ट कि क्या क्या आया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इतना याद नहीं है कि किस परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन भूकंप से अंदाज़ा लगाइए कहाँ हैं हम लोग? 90 से नीचे है ना? 105 मान लें क्या? यहाँ मान लिया जाए अगर इसको, तो इसको क्या थोड़ा ज़्यादा हो मोटा मोटी इसी में रख लेना है। भूकंप शैडो जोन यही ना है, 105 से 145। कहीं अगर 104 103 भी लिखा रहे तो वो गलत नहीं है। हाँ ठीक, हाँ लगभग ठीक। यहाँ आप आपका सिस्मोग्राफ लेके बैठे रहेंगे तो कोई वेव नहीं पहुँचेगी। ठीक, क्या नहीं, अब यहाँ आपने एक ही सेंटर बनाया उस हिसाब से। ठीक, ये पार तो कर गई, ठीक, लेकिन ये विचलन हो जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता रहा, किसके कारण? घनत्व के कारण। घनत्व क्यों? तो विभिन्न मटेरियल्स की उपस्थिति, ठीक, हीट और टेम्परेचर के विभिन्न डिफरेंसेज। नहीं क्या एक ही जगह, जैसे मिट्टी उट्टी तो खोदा नहीं होगा आपने तो ऐसे खोदेंगे, ये लगेगा ना कि एक बार मारा कुदाल, बहुत आनंद आया एकदम फटाक से, और अगली बार क्या हो जाता है, ये इधर जैसे कुछ दिन पहले ना यहाँ जो नाला ये हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें जो है वो जान पहचान के हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ कैंपस में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है, गड्ढा इन द सेंस कि 2 है, तो क्यों ना सस्ती मिट्टी डलवा ली जाए, खाली ट्रैक्टर का किराया लगेगा ना अब वो हो गया है क्या, जम गया है, एकदम गीली मिट्टी थी, नीचे से जम गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब आधा घंटा मौका रखा है मैंने कि जब समय मिलेगा या तो सुबह में या रात में, तो क्या करना है, उसको अपने से बराबर करना है, एक्सरसाइज होगा। ठीक, तो देखिएगा कि कभी कुदाल एकदम गया आराम से और ये जो बायां पैर मेरा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप कह दिए तो ध्यान दे रहे होंगे। तो क्या हुआ, कल मुझे लगा कि रात में ही करते हैं, आधा घंटा तो हीट जनरेट करना चाहिए बॉडी में। जैसे ही मारा, वो इतना कड़ा हो चुका था उसका ऊपर का सतह कि एक टुकड़ा आया और यहाँ पैर में पूरा चीर दिया, वो मिट्टी। ठीक, तो यही है क्या, घनत्व तो यही है ना। हाँ, फिर उसमें से कभी ईंट आ जाता है, ठीक, आएगा ना अंदर, क्या दबा हुआ है आप नहीं जानते हैं, ठीक, उसी में से प्लास्टिक निकलता है, लकड़ी निकलती है, तो यही सेम कंडीशन है पृथ्वी का, ठीक है ना। तो इसको अनुमान लगाया जाता है किससे, वही वेव्स के, प्राइमरी वेव्स के विचलन से। ठीक, जैसे यहाँ आ रही है तो ये सवाल हो सकता था ना कि यहाँ कैसे क्यों नहीं गई, इसी से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है भूकंप शैडो जोन। अब जैसे इसी को मान लीजिए हम लोग अगर कर दें सेकेंडरी तरंगे, पूरा मिट गया, तो ऐसे कर दें
तो ये नहीं पार करेगी, ठीक, ये नहीं पार करेगी। इसका मतलब ये जो आउटर कोर है, ये अंदाज़ा लगाया गया कि क्या है, ये ठोस अवस्था में नहीं है, उल्टा कहना है। सीधे नहीं कह देना है कि द्रव अवस्था में है। अगर कह रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जितना बोलने में आप कॉन्शस होंगे, शब्दों के चयन में जितनी सावधानी बरतेंगे, इंटरव्यू में उतना ही फायदा रहेगा। बिहार के आगे यूपीएससी में यहाँ कौन कौन जो लोग बैठा रहता है जानते हैं, ठीक नहीं। अब आ जाइए फिर से। अब बना लीजिए इसको। अब आप बताइए फटाफट, बोलिए। ठीक, क्रस्ट है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक होगा मोटा मोटी, ठीक है। किससे अलग होगा मेंटल से, किस डिस्कंटिन्यूटी से? बिल्कुल क्रम से याद था आपको, बोलिए। मोह भी, ठीक। इसमें पी तरंगों की गति तेज हो जाएंगी, बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट लीजिए, बहुत अच्छा, याद आ गया, ठीक। इसको बताइएगा फॉल्स या ट्रू, कि पृथ्वी का जो विभाजन किया गया है क्रस्ट, मेंटल और कोर में, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? विस्तार वाइज भी बता दीजिए। विस्तार, ठीक। ये पूछना जरूरी था इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि इसकी ये कहाँ तक है, लगभग ये कहाँ तक है, बोलिए। बोलिए। हाँ, ये ठीक, चलिए ये लिख देते हैं 63। अब बोलिए। 2900 लिखा था ना, अभी भूल गए, इसीलिए घुमा घुमा के याद दिला दे रहे हैं। अब ये माइनस कर दीजिएगा और इसको ऐसे घेर दीजिएगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? मेंटल का हो जाएगा, ठीक। तो ये एक स्टेटमेंट था, यह पृथ्वी के कुल मास का लगभग अंदाजन, हाँ, 68% है, ठीक। तो ट्रू है ना, कि मेंटल पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% है। ट्रू या फॉल्स? अंदाज़ा इसी तरह से, जैसे 100% नहीं याद रहेगा उस समय, लेकिन इतना दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे बड़ा हिस्सा कॉन्सेप्ट वाइज किसका आएगा? मेंटल का, ठीक। ठीक है, चलिए। कोर वही 2900 से 6378। डिसकंटिन्यूटी मैंने लिखा था, अगर आप लिखवाना चाहें तो फिर से लिख दें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताएं। हाँ, पहला ये दोनों के से कर दीजिए। ये मान लीजिए कि क्रस्ट हो गया, तो ये और ये बताइए। फिर से इधर बोलिए, यही याद करना है, मैक्सिमम चीज़ें मेरी कोशिश होंगी। नहीं, ये क्रस्ट बना दिया मैंने, हाँ क्रस्ट बना दिया, हाँ, दो भाग में बांट, हाँ बिल्कुल,
तो पहला आप ही ने बताया था, कोनराड। ठीक, याद रहेगा ना सबको? कोनराड, कौनो याद रखिएगा। हाँ, जब डिसकंटिन्यूटी शुरू होगी तो कौनो नाम तो होगा। ठीक, मोहोविक चूँकि इतनी बार आपने छठवां से 11वां तक पढ़ा होगा, अगर मन से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी इतनी बार लिखता है, उसकी व्याख्या करता है कि वो तो याद ही रहता है। वो मोहोविक लिखता है, लेकिन जो किताबें हैं मोहोरोविक लिखती हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये तो याद रहेगा। ठीक, सबको ये मेरा उद्देश्य यही कि याद कर लीजिए। जो भी ट्रिक आप बनाते हैं उससे बेहतर है कि यहाँ बार बार उसको बना के याद करें। जैसे नक्शा कैसे ये हो गया कि एक हिस्ट्री के टीचर थे मेरे, ठीक है, तो हिस्ट्री के टीचर मैप बनाने में इतने परफेक्ट थे कि जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मैप से। तो उसी समय से आदत पड़ गई। ज्योग्राफी बाद में आया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया वही एनसीईआरटी और ज्योग्राफी थ्रू मैप से, तो लेकिन आदत वही डलवा दिए थे कि भारत का मैप जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो है। ठीक, तो ये याद कौनो रहेगा और मुँह रहेगा। ठीक ठीक, अब आ जाइए इसके आगे का, इसी को मान लीजिए आप मेंटल। तो ये हो गया क्या, बोलिए आप मुंह हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक। इसका हम ठीक बनाए थे, बोल दे हंसीएगा नहीं, लेकिन याद ही नहीं होता था। जैसे मैंने कहा कि शुरू वाला जो चैप्टर है फैक्ट वाला, ये तो मान लीजिए कि बाद में धीरे धीरे मैंने अपने से समझने का प्रयास किया। पढ़ाया तो वैसे ही जाता था, चाहे जितना विद्वान पढ़ाए, चैप्टर पढ़ाता था, डिटेल्स देता था। हम लोगों को क्या मिलता था, छपा हुआ बुकलेट दिल्ली में, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फैक्ट होते थे। अब उसको पचाना क्या होता था, सबसे टेढ़ी खीर होता था। ये इसलिए दिया जाता था ताकि हम कह सकें कि सारा मेरे ही नोट से आया। तो इसलिए मैं फोकस करना सिखा रहा हूँ आपको कि फोकस करें। ठीक, तो मेरा तरीका क्या था, वही कौनो से शुरू हुआ। मेंटल आदमी से मुंह ना कीजिए। नहीं, मेंटल में हम इन कर रहे हैं ना, तो क्या करना है, मुंह नहीं करना है उसको, और उसको बांध देना है किस चीज़ में, पेटी में। पेटी मतलब बेल्ट। ठीक ठीक, लेकिन ऐसा नहीं बांधना है कि वो उसका दम क्या हो जाए, घुट जाए। गुटेनबर्ग को ऐसे ही याद रखे थे। ठीक, उसके बाद याद रहता था। नहीं, लेमैन आदमी ऐसे ही समझा सकता है ना। ठीक, तो एक मैंने फॉर्मूला बनाया था, फिर से दोहरा देते हैं। 2-3 चीज़ें मैंने जीएस में फॉर्मूले पे याद किया था। एक, वेदों का जो मंडल है ना, याद ही नहीं होता था। दूसरा से 7वां मंडल, दूसरा मंडल कौन लिखा, तीसरा कौन लिखा। तो एक मैंने फॉर्मूला बनाया था, गुविवा अभाव। लिख देते थे गुविवा अभाव। हाँ, तो जिस, हाँ, तो लिख देते थे गु से गुत्समद्वी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, गुविवा हो गया, अ से अत्रि, भा से भारद्वाज, व से वशिष्ठ। तो ऐसे ही इसका ज्योग्राफी विजुअलाइज करते थे, बोलते चलो अब इंटर करते हैं। कौनो जगह है जहाँ से इंटर करेंगे फिर आ जाएगा। मेंटल आदमी के पहले मोह नहीं करना है, फिर क्या करना चाहिए, उसको पेटी से बांध के रखना है, लेकिन इतना नहीं बांधना है कि वो घुट जाए। ठीक, और ये किसका फॉर्मूला है, तो लेमैन का। पता नहीं, एकदम लेमैन आदमी है, हलवा। हाँ,
नहीं तो आपके काम आ जाए कहीं। ठीक, तो यही तो है। अब डेंसिटी लिखा हुआ है मैंने इसमें, फैक्ट जो मुझे नहीं याद था तो डेंसिटी लिख लिया है, लेकिन आप लोग इसको अपने से लिखिएगा। ठीक, ये हो गया मैंने मेरे समझाने का तरीका। सिस्मोग्राफ और रिक्टर के बारे में लिखा था जी। तो फिर लगा कि इसको और कैसे आसान किया जा सकता है। नहीं, तो वही सबसे बढ़िया है जो आपने बोला कि सिस्मोग्राफ क्या है, स्पीडोमीटर। और बोलिए आपकी क्या सेवा की जाए। अब तो 4 सवाल पूछ रहे हैं आप, क्या क्या हो तो ठीक, कोशिश कीजिएगा ना, सबसे कह रहे हैं आपसे भी कि जहाँ ना आए पूछें। अरे नहीं आएगा हमको तो पढ़ के आएगा बताएंगे, नहीं तो भाग जाएंगे, आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक, तो पूछना है और क्वेश्चन के इर्द गिर्द पूछना है। ठीक, मेरा फॉर्मूला रहता है कि क्वेश्चन जो हो उसको देख के आए। किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी पीसीएस में, यूपीएससी में अब इतना आपके पास ऑप्शन है कि दुनिया भर का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, उसमें से उस चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिए, और क्वेश्चन देख के अगर आप आएंगे, कुछ पूछेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप ही का फायदा होगा, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन के आसपास जितना रहेंगे उतना ही चीज़ें अस्पष्ट रहेंगी आपके लिए। ठीक, बोलिए, कुछ कहना है। शैडो जोन जो आपने बताया, तो वो पी वेव्स में पूछा जाता है या फिर सब में पूछा जाता है? क्योंकि एस वेव्स का आपने पढ़ा है तो वो दिखा दिया कि ट्रस्ट में पास नहीं होता है। हाँ, तो उसका भी कुछ ऐसे डिग्रीज होता है कि हाँ इतने से इतना वो शैडो जोन क्या जाएगा? ये जैसे सेकेंडरी वेव है ना, मान लीजिए ये ईपी सेंटर है, यहाँ से चली, ठीक, तो ये माना जाता है कि यहाँ कोर को पार नहीं की। ठीक, तो ये भी कहाँ से आगे नहीं जा रही है। हाँ, नहीं तो सिस्मोग्राफ आपका रिकॉर्ड कर ही लेता। तो इसके लिए थोड़ा शैडो जोन और बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी प्राइमरी तरंगे यहाँ 145 डिग्री तक पहुँच गई, तो ओवरऑल शैडो जोन कहाँ तक से कहाँ तक हो गया, 145। वही थोड़ा इधर उधर कहीं लिखा रहेगा तो हमको माफ़ कर दीजिएगा उसका। जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, यही लिखा हुआ है। जहाँ शक होता है, नेट महाराज जिंदाबाद है, पहले ना खोजना होता था। ठीक, अब आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन का मैंने फ़ोटो खींच लिया था। ठीक, आया हुआ सवाल है बीपीएससी का ही। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस सक्रिय हो जाती है, माने अधिक होने लगती है। बीपीएससी का 3 बार आया हुआ सवाल है। ऑप्शन से तो कट के बता दीजिएगा। चलिए, CO2, H2O, ये तो गैस ही नहीं मान लेते। ठीक, रेडॉन, फ्रेयॉन। जा रेडॉन होना चाहिए, क्या है वो, रेडॉन ही है, 3 बार आया हुआ है। और ये सामान्यतः मुझे था कि आप खट से बताएंगे।
रेडॉन की मात्रा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे गैसों का फॉर्मेशन आपके लिए पढ़ देंगे, हालांकि पीटी से कोई सवाल उससे नहीं होगा। ये पढ़ना होता है जब आप पढ़ते हैं ना ये ग्लोबल वार्मिंग, तो वहाँ उससे पहले अगर थोड़ा सा हीट बजट पढ़ लिया जाए, ठीक, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया जाए, तो यही कहिएगा तो बता देंगे। जैसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बाह्य में हम लोग देख रहे थे ना, अक्षांश देशांतर देख के छोड़ दिए थे, कर्क मकर वगैरह, तो उसमें देखेंगे नहीं, विभिन्न लेयर्स को ज्योग्राफी में पढ़ना ही होता है, तो उसको अंतरिक्ष तक पहुंचा देंगे तो साइंस टेक में काम आ जाएगा। ठीक, गैसों को पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आ जाएगा, या ओजोन डिफ्लेशन में काम आ जाएगा। इंटरलिंक्ड है सारा विषय, ऐसा नहीं है।